हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज मैं एक फिर और आपके लिए नेशन अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो लेके आया हूँ प्रशांत धवन सर की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि मेरे को ये टॉपिक ठीक लग रहे हैं और मैं अपने विचार भी आपको बताना चाहता हूँ। तो आपके कमेंट में मेरे को विचार पता चल जाते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हमें इंडिया का भी सोचना है। ये पाकिस्तानी तो चलता ही रहेगा, ठीक है, ये तो जीरो है हमारे लिए। हाँ, इनको प्रोपोगंडा रोकना हमारा सबसे पहला धर्म है। इंडिया में ये अपनी पैठ ना बना पाए, तो हमें अपने इंडिया के बारे में और देश के साथ क्या चल रहा है उसके बारे में भी देखना है। तो जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये प्रशांत धवन सर ने बनाई है। इसका जो टाइटल है रशिया एडवाइस टू इंडिया स्टे अवे फ्रॉम जापान एंड जर्मनी यूएनएससी मेंबरशिप इशू। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो में मैं आपके साथ अपने विचार रखूंगा, मैं क्या सोचता हूँ और आप अपने विचार रखते हो कमेंट्स में। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर एंड में हम बात करेंगे इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मैंने नोटिस किया कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए जहां पर लिखा था कि रशिया ने ओपनली डिक्लेयर किया है कि रशिया सपोर्ट करेगा इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए। ज्यादातर इंडियंस काफी खुश थे, ये कहा कि रशिया इज आवर ट्रू फ्रेंड, बहुत अच्छी बात है। मगर कई लोगों ने मेन जो क्रक्स था रशिया के सेंटेंस का, रशिया की आप कह लीजिए एडवाइस का टू इंडिया, ये नोटिस नहीं किया। अब यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल लिखा है कि रशिया कैन ऑफर ब्राजील एंड इंडिया स्पॉट इन एक्सपेंडेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बट देयर इज अ कैच। एक यहां पर कैच है, एक शर्त है। शर्त यहां पर यह है कि रशिया ने एक तरीके से इंडिया को एक सजेशन दी है कि जर्मनी और जापान, इन दो कंट्रीज के साथ जो ग्रुप बनाकर बैठ गए हो G4, इससे बाहर निकल जाओ, तभी आपको इवेंचुअली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट मिल सकती है। इन दोनों कंट्रीज का बहुत सारा डिप्लोमेटिक बैगेज है, तो इनके साथ ग्रुप बनाकर इंडिया को फायदा नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि G4 कंट्रीज कौन कौन से हैं, यहाँ पर रशिया ने ये एडवाइस क्यों दी है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सी एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट थी जिसने इमरजेंसी लैंडिंग करी पाकिस्तान में। बहुत न्यूज़ में है ये। सरकार ने फिर ये भी कहा कि ये जो एयरलाइंस कंपनी है यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो बताइए कौन सी एयरलाइन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एयर एशिया या फिर इंडिगो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने एक लिस्ट बनाई। इसका नाम है रशिया की अनफ्रेंडली कंट्रीज वाली लिस्ट। इस लिस्ट में रशिया कहता है कि वो देश हैं जो रशिया की तरफ सद्भाव नहीं रखते, रशिया को हर्ट करना चाहते हैं। तो इन कंट्रीज के अगेंस्ट अब रशिया खड़ा हो जाएगा इंटरनेशनल स्टेज पर। अब ये देश कौन कौन से हैं ये आपको दिख रहा होगा मैप में, जो भी लाल देश आपके सामने हैं ये सब कंट्रीज आते हैं इस लिस्ट में। इंडिया ऑफ कोर्स इस लिस्ट में आता नहीं है, मगर मेन जो दो देश इस लिस्ट में आपको मिलेंगे जिन पर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं, ये है जर्मनी और जापान। ये दोनों देश है जिनको रशिया पसंद करता नहीं है। और इंडिया के लिए देखो प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी और जापान के अगेंस्ट बहुत से कंट्रीज खड़े हैं और इनको ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट नहीं बनने देंगे, परमानेंट सीट इनको नहीं मिलने देंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम। हमारा अपना एक प्रयास है कि इंडिया को मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट। इसमें जापान और जर्मनी का क्या स्टेटस है, उससे हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट देखो पड़ता है क्योंकि इंडिया ने 3 और कंट्रीज के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रखा है G4 कंट्रीज के नाम से। यहाँ पर आपको मिलेगा ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये 4 कंट्रीज मिलकर कोशिश कर रही हैं कि इनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल जाए। काफी बार इन कंट्रीज ने यह भी कहा है कि हमको ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बस एक सीट दे दो वीटो पावर के साथ, हम चारों देश रोटेशन बेसिस पर, मतलब 3-3 महीने करके आप कह लीजिए, साल में ये जो सीट है ये शेयर कर लिया करेंगे। मगर रशिया की एडवाइस ये कह रही है कि ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो एक बार को ब्राजील को कुछ हद तक और इंडिया को तो बिल्कुल सपोर्ट कर देंगे। जापान का बहुत सारा डिप्लोमेटिक बैगेज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जापान जब खड़ा होता है और कहता है कि हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए, तो बहुत से देश हैं जो जापान के विरोध में खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला कंट्री है चाइना। चाइना ने कभी भी ऑफिशियली इंडिया की जो परमानेंट सीट है एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसका इतना विरोध नहीं किया जितना ये जापान का करते हैं। तो जापान के खिलाफ चाइना खड़ा है जो अपने आप में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, उसके अलावा रशिया, एक और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। अभी तो रिसेंटली अगर हम देखें तो सिंस जापान आता है रशिया की अनफ्रेंडली कंट्रीज वाली लिस्ट में, तो अब तो रशिया इंश्योर करेगा
कि जापान कभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना बने। फिर उसके अलावा साउथ कोरिया, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्री, ये सारे देश चाहते हैं कि जापान कभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना बने। तो ये बहुत बड़ा बैगेज है जापान के ऊपर। फिर हम आते हैं जर्मनी पर। अब यूरोप में अंदर अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। यूरोप में देखो कई देश है, वो कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो फ्रांस अभी के लिए अकेला देश है जो यूरोपियन यूनियन से एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। अब जर्मनी कहता है कि फ्रांस के बाद देखो हमारा नंबर आना चाहिए, मगर कई देश कहते हैं कि जर्मनी फ्रांस दोनों पड़ोसी कंट्री सारी पावर क्या तुम ही रखोगे। यूरोप का नॉर्दर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट है, वहां पर भी पावर होनी चाहिए, वहां से होना चाहिए अगला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। तो जब जर्मनी खड़ा होता है अपनी मेंबरशिप के लिए तो बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इवन डेनमार्क, ग्रीस, हंगरी, इटली, माल्टा, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, रोमेनिया, सर्बिया, स्पेन, बहुत से देश जर्मनी का विरोध करते हैं। और अब तो यहां पर एक और कंट्री ऐड हो चुका है, रशिया, क्योंकि रशिया ने जर्मनी को लिस्ट किया है एज एन अनफ्रेंडली कंट्री। तो रशिया ये भी इंश्योर करेगा कि जर्मनी कभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना बन पाए। अब फिर हम आते हैं ब्राजील पर। अब ब्राजील की भी अपनी दिक्कतें कम नहीं है। हालांकि मैं कहूंगा जितना आपको विरोध दिखेगा जापान और जर्मनी का, उतना विरोध ब्राजील का नहीं है, मगर फिर भी बहुत से देश हैं जो नहीं चाहते कि ब्राजील लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंट करे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना है, बोलीविया है, कोलंबिया है, कोस्टा रिका, मेक्सिको, पेरू, उरुग्वे, वेनेजुएला, ये सब कंट्रीज कहती हैं कि पूरे लैटिन अमेरिका का एक काउंसिल बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, वहां पे सबका वोटिंग का अधिकार दो और उस काउंसिल को दो एक सीट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ ब्राजील के हाथों। हम इतनी बड़ी पावर थमाना नहीं चाहते। तो इवन दो ब्राजील के अगेंस्ट बहुत से देश हैं, मगर आप नोटिस करेंगे इनमें से कोई भी देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। ना रशिया से ब्राजील की कोई खास दुश्मनी है। नाउ फिर हम आते हैं इंडिया पर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए अगर सबसे ज्यादा बढ़िया कोई कैंडिडेट है जिस पर दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो है इंडिया। इंडिया को आप अगर देखें तो फुल फ्लेजेड विरोध सिर्फ एक ही कंट्री से मिलता है और वो देश है पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, चाइना विरोध नहीं करता? एक्चुअली चाइना ने काफी बार कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए, मगर चाइना वीटो पावर को लेकर नर्वस हो जाता है, जो मैं कहूंगा नॉर्मल बात है, क्योंकि यूएसए भी इंडिया को वीटो पावर देने में इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है। और पर्सनली मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा अगर कल को इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता भी है तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट इंडिया को वीटो पावर ना मिले, इसके चांसेस काफी हाई हैं। तो ये जेन्युइनली आपके लिए सरप्राइज की बात होगी कि चाइना ने काफी बार ये कहा है कि पैकेज सोल्यूशन करना चाहिए इंडिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का। जिस तरीके से चाइना जापान का विरोध करता है, इंडिया का विरोध उसके आसपास भी नहीं करता। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो कॉफी क्लब कंट्रीज हैं वहां पर इंडिया के अगेंस्ट इतना विरोध नहीं है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, कॉफी क्लब ये कौन सा क्लब है, ये कभी पहले नहीं सुना था। देखो एक ग्रुप है 9 देशों का जिसका नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। ये देश कहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी बदलाव करने हैं बहुत सोच समझ के करना, कोई गलत कंट्री यहाँ पर परमानेंट मेंबर ना बन जाए। तो इसको काफ़ी बार हम कॉफ़ी क्लब भी कहते हैं। इनका बेसिकली काम यही है, ये खुद के लिए कुछ नहीं कहते, इनका काम यह है कि बाकी कंट्रीज़ की जो बिड है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको रोक के रखना। इस ग्रुप में कौन कौन से देश आपको मिलेंगे? इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, स्पेन, टर्की, मेक्सिको, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, माल्टा। तो इस ग्रुप में अकेला पाकिस्तानी देश है जो अग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट है, जो मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेट है। मैं काफ़ी बार देखता हूँ अपना साउथ एशिया रीजन, लगता है कि श्राप लगा हुआ है हमारे रीजन को, कि मतलब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। एक आइडियल सिनेरियो में ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान भी हमारे सपोर्ट में आता, साउथ एशिया से एटलीस्ट एक आवाज़ पहुंचती परमानेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इंडिया भी कहता पाकिस्तान को कि आपके भी कई जो इश्यूज़ हैं वो हम रेस करेंगे, मिलकर काम करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैं यही कहूँगा कि साउथ एशिया के लिए ये ख़राब बात है कि आपस में राइवलरीज इतनी सारी है कि हमारा रीजन आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो रशिया की एडवाइस मैं कहूँगा कि बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छी एडवाइस है। ये एक ऐसी एडवाइस है जो एक सच्चा मित्र आपको देगा। हालांकि दुनिया में मैं मानता हूँ स्पेशली जियोपॉलिटिक्स में कोई सच्चा मित्र एज पर से कोई होता नहीं है, मगर रशिया के इंटरेस्ट में रहेगा कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जैसा देश रहे जो रशिया के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा नहीं चलाता, जो एक न्यूट्रल व्यू रखता है, हर चीज़ को एविडेंस के साथ, हर चीज़ को एक प्रॉपर एक आप कह लीजिए अनबायस तरीके से देखता है। तो रशिया बिल्कुल चाहेगा कि परमानेंटली इंडिया रहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इट सूट्स रशिया। और तभी मैं कहूँगा
कि रशिया ने जेन्युइन एडवाइस दी है कि जर्मनी जापान ने कभी पहुंचना नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तुम इनके साथ खड़े होकर अपने जो चांसेस हैं ये भी कम कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं देखिए हमारे विदेश मंत्रालय को सोचना होगा कि क्या टाइम आ चुका है कि हम ब्राज़ील के साथ मिलकर या फिर परहैप्स अकेले भी एक अग्रेसिव कैंपेन चलाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और G4 कंट्रीज की जो भी मीटिंग है इसको अवॉइड करे, इससे बेसिकली इंडिया को पुल आउट भी कर ले। तो मैं यहाँ पर जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या आप मानते हैं कि रशिया की एडवाइस इंडिया को फॉलो करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नई पॉलिसी इंडिया की चलती आई है, हम G4 कंट्रीज के साथ ही चलेंगे, मेंबरशिप मिलेगी, सबको ही मिलेगी? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली किस एयरलाइंस की कंपनी ने एक इमरजेंसी लैंडिंग करी है पाकिस्तान में? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, स्पाइस जेट इज द राइट आंसर। स्पाइस जेट के बॉस ने भी ये एडमिट किया है कि बहुत ही टेंस मोमेंट थी जब दिल्ली से दुबई जो हमारी फ्लाइट जा रही थी वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई और मजबूरी में आकर पाकिस्तान के शहर कराची में लैंड करना पड़ा। तो ये बड़ी न्यूज़ बनी थी रिसेंटली, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। मेक श्योर टू फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि 8 जुलाई तक एक स्पेशल ऑफर चल रहा है एसएससी बैंक यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। सिंपली आपको जाना है कॉमेंट सेक्शन में। अब देखो, मान लो अगर आप परचेज करते हो यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के कोर्स में क्या है कि अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो तो आपको 3 महीने फ्री मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 12 महीने का कोर्स आप अगर परचेज करते हो यूपीएससी का तो यू विल गेट 3 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री। और अगर आप 18 महीने का परचेज करते हो तो सीधा आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 18 महीने का अगर आप यूपीएससी कोर्स परचेज करते हो तो सीधा आपका ये कोर्स बन जाएगा 24 महीने का। एसएससी में ये है कि अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। तो एक कोर्स एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है आज के समय। इफ यू वांट यू कैन बाय दीज कोर्सेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो यहाँ तक थी वीडियो भाई लोग, आपने वीडियो में देख ही लिया है कि अब कई चाइना हमारा विरोध करता था, पहले हार्ड करता था, अब उसने सॉफ्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसने बोला था कि नहीं वीटो पावर नहीं देंगे, अमेरिका भी कह रहा था वीटो पावर नहीं देंगे। चलो एनी हाउ जो भी है, अब पाकिस्तान कॉफ़ी क्लब में है, ठीक है, तो वो तो करेगा ही करेगा। पाकिस्तान ना हमारा दोस्त था, ना है, ना कभी होगा, ठीक है। जो मर्जी कर लो आप आपकी सोच है कि ये करना चाहिए कि उसको आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रशांत धवन सर बोल रहे थे कि हम टांग खींचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं इस बात से कहता हूँ कि टांग खींचना सिर्फ यही है एक, ठीक है, और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल हम ले ही लेंगे कुछ ना कुछ गेम चला के, ठीक है। पाकिस्तान को दबाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये दब जाएगा क्योंकि भिखारी के पास ऑप्शंस नहीं होती, ठीक है। तो वो हम किसी ना किसी तरीके से चाइना से या किसी और से प्रेशर दिलवा देंगे। जब अगर हमने लेनी होगी ना तो चाइना प्रेशर करके बोल देगा कि बोल दे, ठीक है, चुप कर, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता। अब मैटर जो करता है, जो रशिया ने बेसिकली बोला है, मैटर यहाँ पे बसता है कि हम G4 में हैं। ये मेरे को पहले पता था, थोड़ा बहुत पता था, इतना ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं। कॉफ़ी क्लब का भी मेरे को थोड़ा बहुत पता था कि कॉफ़ी क्लब होता है, लेकिन मेरे को मेंबर्स नहीं पता था। मैंने सुना हुआ था कॉफ़ी क्लब के बारे में, ठीक है। उसमें मैं हैरान हुआ था कि पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, मेरे को मेंबर्स का नहीं पता। कॉफ़ी क्लब मैंने सुना हुआ था किसी के मुँह से भी कॉफ़ी क्लब होता है, ऐसे बना हुआ है, कई बने हुए हैं। तो मेरा जो प्रशांत धवन सर ने बोला है कि कमेंट में बताएं, तो मेरा यार ये विचार है, देखो जब हमने बनाया था G4, ठीक है, वो बनाया था कि हम 4 कंट्रियाँ दावेदार थी, तो ये मिलके उनको प्रेशराइज करेंगे, उनमें से 1 या 2 या 3 वो कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि यूनिटी बनाने की कोशिश की। अब रशिया भी अपनी तरफ से सही बोल रहा है कि आप अगर उनका साथ दोगे ना, कि जैसे वो नहीं होता दोस्त यार, जैसे होता है कि आप 3-4 दोस्त खड़े हुए हैं और आप कहीं पे काम कर रहे हो कोई, और आप बोलते हो कि आपको बंदा बोलता है कि ये काम आपने करना है, आप बोलते हो कि नहीं ये काम मैंने नहीं करना, मेरे दोस्त भी साथ करेंगे, ठीक है। वो क्या होता है कि आप ज़्यादा अगर दावेदार हो, ठीक है, तो वो दोस्त देखता है कि यार ठीक है हम उनको करवा नहीं पाए, फिर आप भी रहने दो, ठीक है। तो हमें एक तरीके से बाइकआउट नहीं करना चाहिए G4 को, एक तरीके से कम कर देना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। गवर्नमेंट लेवल पे मेरे को विश्वास है कि वो अपने आप जो उनको तरीका समझेगा, सुने करेगा, वो आ जाएगा। लेकिन रशिया ने हमको एडवाइस यही दी है, देखो उसको रशिया को भी फायदा है इसमें। अगर हम दूरी पैदा करेंगे ना जापान और जर्मनी से, उसको रशिया में, ये जियोपॉलिटिकल गेम होती है, ये सारी गेम
हर एक कोई खेलता है यार, आप जिसको सच्चा मित्र बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये हर एक कोई गेम खेलता ही खेलता है। वो आपके सीधे मुंह पे नहीं करेगा, वो घुमा के आपको बात बोलेगा। अब रशिया ने घुमा के बोल दिया, लेकिन बात उसकी सही है कि अगर आप 4 बंदों के बीच बैठे हो तो चारों की बात करोगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपको बोलेंगे कि बैठे रहो वहां पे। अगर आप अलग हो जाओगे, जहाँ ब्राजील को लेके अलग हो जाओगे, तो वो सोचेंगे इस पे विचार। अब दो में से तो कर सकते हैं कि चलो इसको दे दो, ब्राजील को थोड़ी देर बाद दे देंगे या कुछ कर लेंगे, जिनके चांसेस ही नहीं है। रशिया ने बता दिया कि चांसेस नहीं है इनके, रशिया खुद ही वीटो लगा देगा वहां पे, तो वीटो लगाएगा, वो स्टॉप हो जाएंगे। अगर उसमें क्या होगा कि अब इंडिया कहेगा कि हमें बनाओ, वो कहेंगे कि ठीक है आप उनकी सपोर्ट कर रहे हो, नहीं बना पाएगा। तो मेरे हिसाब से इंडिया को इस पे बड़ा दिमाग से, चाणक्य नीति से गेम खेलनी पड़ेगी। जो हमें चेस में खेलते हैं ना चालाकी से, ये करना ही पड़ेगा। इन ग्रुप से हमें थोड़ा सा अलग होके अपना मतलब शो करना ना। हमें, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, इंडिया के लिए यही है कि इंडिया फर्स्ट। इंडिया के लिए जो अच्छा होगा, किसी को थोड़ा बहुत छोड़ना ही पड़ेगा, किसी का बनाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो नेशन समझ जाते हैं कि यार चलो, अब जापान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, जर्मन के साथ अच्छे रिलेशन है, उनके साथ, ब्राजील के साथ, सबके साथ अच्छे रिलेशन है। वो भी हम उनको बता सकते हैं कि हम चले गए तो आप, उनका भी फायदा है, जर्मन को फायदा है, जापान को भी बहुत ज्यादा फायदा है। जापान के तो हमारे लिंक बहुत तगड़े हैं, ठीक है, हमने सेलिब्रेशन भी की है 50 साल की, तो ये लोग समझ जाएंगे बाद में। तो मेरे हिसाब से इंडिया को थोड़ा सा हल्का सा स्टेप बैक करना चाहिए, इसकी एडवाइस सुननी चाहिए, ठीक है। चाहे उसका मोटिव ही है इसमें रशिया का अपना जियोपॉलिटिकल फायदा है इसमें, लेकिन ये करने के लिए हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ये मैं मानता हूं। बाकी आप लोग क्या मानते हो वो कमेंट में बता देना। मेरे हिसाब से ऐसा स्टेप हमें चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो, दोस्त भी होता है, उसकी भलाई के लिए या अपनी भलाई के लिए थोड़े बहुत स्टेप आगे पीछे करने पड़ते हैं, सो दैट हमें आगे बढ़ना ही होता है। बाकी प्रशांत धवन सर ने बोला कि ये रीज़न नहीं कर सका, अब हम इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं सकते उन पर, लेकिन हाँ, हम तो तरक्की कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, अगर हम उसमें चले जाते, ये इसकी ये ना करे अपोज पाकिस्तान, तो शायद हमारी स्पीड जो 7 की आती है, 8 की आती है, ठीक है, परसेंटेज जो बढ़ने की आती है, ठीक है, तो वो हो जाती 10 की, हो जाती 11 होती, ज़्यादा स्पीड बन जाती, 1-2% का और फर्क पड़ जाता है। लेकिन खैर एनी हो, कोई बात नहीं, आज ये नहीं कर रहा है पाकिस्तान, तो ठीक है, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी दिन ये इसका भी मक्कू हम दबा देंगे, गवर्नमेंट दबा देती है, गवर्नमेंट तो इसको, हम तो इसको कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है, इसको दबाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर सारी चाइना एक बार हाँ कर गया ना, तो इसकी औकात नहीं है कि फिर ये ना कर सके, चाइना ही इसको ठोक देगा। हमारी इतना क्लाउड चाइना में भी है, इससे ज़्यादा क्लाउड है, ठीक है। चाइना वो अपने मजे लेने के लिए करता रहता है हमारे साथ टसल फसल, लेकिन चाइना को भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान से कम 20 गुना ज़्यादा, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पाकिस्तान से, क्योंकि हमारी ट्रेड इनसे 20 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से, ठीक है। तो यहाँ तक था मेरा विचार, यहाँ तक मैंने कहना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब करके इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में आप सोल्जर बन जाओगे। सोल्जर बन के हमने इंडिया की सपोर्ट में खड़ा होना है, और ये वीडियो दिखाने का मकसद ये होता है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में इंडिया और पूरी दुनिया क्या कर रही है, ताकि कल को हम जब किसी को जवाब देते हैं तो हमें इस चीज़ की नॉलेज हो। कॉफ़ी क्लब का पता चल गया, कौन हमारे अगेंस्ट है, कैसी पॉलिटिक्स है, इसने रशिया ने क्यों किया, अब चाइना कैसा स्टांस ले रहा है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ मिलकर देखता हूँ, आपको भी ज्ञान बढ़ता है, मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, और मेरे विचार होते हैं आपके कमेंट्स में, मेरे को विचार पता चल जाते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ सबके लिए। तो बाकी रही बात, अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को आप अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, उस पर शेयर किया करो, ताकि हम और सब्सक्राइबर और सोल्जर हमारे पास जुड़ सके, ताकि हम इसको पावर बना सके, एक इंडिया की पावर, वॉइस ऑफ इंडिया कहला सकें, ठीक है। तो सोल्जर बन जाइए। तो मैंने यहाँ तक की वीडियो दिखानी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।